नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। स्वागत है आपका। पहले फेज की पोलिंग खत्म हो चुकी है, ज़मीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं और पोलिंग से पहले के जो ओपिनियन पोल्स थे वो दिखा रहे हैं कि काफ़ी कांटे की टक्कर है। नर्वस हैं आप थोड़े? देखिए, पहले पोल की जो रिपोर्ट हमारे पास है और मैं समझता हूँ कि वो ज़मीनी रिपोर्ट है, क्योंकि किसी भी सर्वे, कोई भी सर्वे हर बूथ को कवर नहीं कर पाता। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ को कवर कर रहे हैं। एक मजबूत 2/3 सरकार का फाउंडेशन डालने का काम पहले फेज में हो चुका है। हम कम से कम 32 सीट पहले फेज में हम जीतेंगे। 32 से ज़्यादा सीटें जीतने की भी संभावना है। और मुझे मेरा जो अब तक का असेसमेंट है बिहार चुनाव का, सबसे कठिन फेज हमारे लिए पहला फेज था। पहले आपने बात कहा था कि चुनाव लड़ा जाएगा विकास के नाम पे। अब जैसे जैसे कैंपेनिंग हो रही है हम देख रहे हैं कि विकास का एजेंडा थोड़ा किनारे हो गया है और चर्चा ज़्यादा जात की हो रही है। आपको लग रहा है कि पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड ये चुनाव हो गया है? किसने शुरुआत करी? हमने तो नहीं करी। हमारा तो भाषण आज भी विकास के मुद्दे पर ही होता है। अगर कोई चुनाव को जात पर ड्रैग करने जा रहा है तो दोष उनका है। लालू प्रसाद जी और नीतीश जी ने पूरा चुनाव को जाति और अलग अलग मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया है, मगर बिहार की जनता आज भी विकास के मुद्दे पर मतदान करने जा रही है, बिहार के गौरव के मुद्दे पर मतदान। आप मानते हैं इसको कि बैकवर्ड जातियों वर्सेस फॉरवर्ड जातियों का ये चुनाव हो गया? कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने सभी जाति, सभी समुदायों को अपने यहाँ प्रतिनिधित्व दिया है और एक प्रकार से बैलेंस टीम लेकर हम बिहार की जनता के सामने गए हैं। अगर उसको कोई जाति में कन्वर्ट कराना भी चाहेगा तो मुंह की खाएगा, इसका मुझे विश्वास है। हाल में हमने ये भी देखा कि एक अचानक सा सांप्रदायिक रंग आया इस चुनाव में जब से दादरी की घटना हुई। आपको लग रहा है कि कुछ हद तक कम्युनली पोलराइज हुआ है बिहार का इलेक्शन? आप मुझे बताइए, दादरी और बिहार के इलेक्शन का क्या लेन देन? क्योंकि बीफ पॉलिटिक्स की तो यहाँ पर भी काफी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद किया, आपने किया, बाकियों ने जिक्र किया। देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप मत करिए। दादरी शुद्ध रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है और राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने में विफल गई है, ये मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ये क्यों मध्य प्रदेश में नहीं होता, क्यों गुजरात में नहीं होता, क्यों गोवा में नहीं हुआ, क्यों महाराष्ट्र में नहीं हुआ, क्यों हरियाणा में नहीं हुआ? जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है वहीं ये हो रहा है। जो अरेस्ट तो एक सेकंड, इसकी सीधी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार की है। और आपने संविधान का अभ्यास तो किया ही होगा। लॉ एंड ऑर्डर में कोई ज्यादा हस्तक्षेप भारत सरकार का नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और पूरी घटना की जिम्मेदारी के मूल में, जिम्मेदारी छोड़िए, उसके मूल में जाएंगे तो पुलिस और प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। इसके कारण अनरेस्ट बढ़ा है, तनाव बढ़ा है और वो तनाव के कारण ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पर जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपका स्थानीय कार्यकर्ता है, उसका लड़का अरेस्ट हुआ है, उसके इर्द गिर्द के लोग अरेस्ट हुए हैं। भाई, जिसने भी ये किया है वो गलत किया है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। मगर मेरी आपसे एक छोटी सी और विनती है, आप इतने उछल कर 5 दिन से दादरी कर रहे हैं राहुल कंवल, जहाँ पर हिंदू लड़कों को मार दिया गया है, वहाँ पर कितने अरेस्ट हुए आपने स्टडी किया है? शिकायत है वेस्टर्न यूपी में कि कार्रवाई नहीं, शिकायत नहीं है, हकीकत है। और राहुल कंवल क्यों चुप है मैं पूछना चाहता हूँ। आज तक क्यों चुप है मैं पूछना चाहता हूँ। आज तक वहाँ क्यों कैंप नहीं करता? हमने आप लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ मिले हुए भैया? किसी से नहीं मिले, वो तो हमसे बड़े परेशान रहे। आप नहीं, आप आपकी लाइब्रेरी से दादरी के इश्यू का और इसका दोनों का कवरेज निकालिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और मेरा आपको चैलेंज है, आपने सभी दर्शकों को वो कवरेज का टाइम दुनिया के सामने रखना चाहिए। अगर जर्नलिस्ट भी ऐसे हो जाएंगे तो मुझे लगता है हमने पहले आपको बताएं कि ये सवाल उठाए कि क्यों एक ही संप्रदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन सर, आप, ये बहुत बड़ा मामला है राहुल जी, बेशक, और इसको आपने अच्छे से रखना चाहिए। दादरी का सवाल पूछने के पहले आपका स्टडी रखना चाहिए कि क्यों दादरी जैसी घटनाएं हो रही है। पर उस दादरी जैसे माहौल में क्या बीजेपी के कुछ नेताओं ने आग में घी डालने का काम नहीं किया? सबसे पहले दादरी में कौन गया?
राहुल गांधी गए, उसके बाद में कौन गया, ओवैसी गए, उसके बाद में कौन गया, केजरीवाल गए। बीजेपी की ओर से एकमात्र हमारे नेता गए, महेश शर्मा जी गए, सांसद है वहाँ। जो वहाँ के लोकल सांसद है। उसका जाने का सबसे बड़ा अधिकार था, क्योंकि उसका मत क्षेत्र है। नहीं, पर कौन गया? संगीत सोम भी गए, बदले की भावना की बात की। भैया एक बात मुझे बताओ, आप अरविंद केजरीवाल को पूछा क्या, क्यों गए? आपने ओवैसी को पूछा? आपने राहुल गांधी को पूछा? क्यों नहीं पूछा? हमने तो पूछा। नहीं पूछा भाई, मैं देखता हूँ टीवी, जानकार हूँ। नहीं पूछ रहे हैं ना आप मुद्दा बना रहे, कम्युनल मुद्दा। हम नहीं बना रहे हैं। नहीं, पर हमने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। 8वें दिन पर संगीत सोम वहां पर गए। उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, जो गाय को मारेगा हम उसके खिलाफ बदला लेंगे। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहा। मैंने देखा इंटरव्यू, कहा उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। फिर भी संगीत सोम ने नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था। महेश शर्मा का जाना इसलिए लाजमी था क्योंकि वो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, सांसद है। न भी जाते तो अपने फर्ज से वो आगे पीछे होते। पर हाल के दिनों में जो वाकये हुए हैं उससे लोगों को लग रहा है कि जो सांप्रदायिक पारा है वो चढ़ रहा है। जैसे फर्ज कीजिए, और कल इंटॉलरेंस बढ़ रही, एक के बाद एक हमने देखा। कलबुर्गी की हत्या के बाद जो साहित्य अकादमी के विनर्स हैं, जितने भी तमाम लेखक हैं, वो अवार्ड वापस कर रहे हैं। हत्या कहाँ हुई? नयनतारा सहगल से लेके हत्या कहाँ हुई? यूपी में। भाई तो हमें क्यों पूछ रहे हो? वो कह रहे थे कि पीएम खामोश हैं, बीजेपी कुछ कर नहीं रही, अमित शाह भड़का, इस तरह की बातें हो रही। मगर हत्या यूपी में होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। बीजेपी किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकती है इसको? आप क्या कहना चाहते हो? यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है या नहीं है? गड़बड़ तो है ही। तो क्या करना चाहिए हमें? क्या आप सोच रहे हैं? नहीं, हम तो कुछ नहीं सोच रहे भैया। लगाने के बारे में हम कह रहे हैं आप इतना तो बोलो कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है। वहाँ क्या साफ सूंघ जाता है आपको? आप तो कोई बोलते ही नहीं हो। हम तो कई सवाल खड़े कर चुके हैं, नाराज भी हैं वहाँ पर। हमारे जितनी तीव्रता से नहीं होता है राहुल जी। दर्शक देख रहे, निर्णय करने दो दर्शकों को। उनको लगता है कि उनके पीछे पड़े हैं, आपको लगता है कि ठीक से सवाल पूछ नहीं रहे। पत्रकार इसी दोनों के बीच में फंसा। निश्चित रूप से ठीक से सवाल नहीं पूछे जा रहे। हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में शिवसेना ने कहा कि खुर्शीद महमूद कसूरी की बुक लॉन्च नहीं होगी। सुधींद्र कुलकर्णी आप ही की पार्टी में वाजपेयी जी आडवाणी जी के सलाहकार रहे, उनके मुंह पे इंक छिड़की गई। क्या ये ठीक हो रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने इसका समर्थन नहीं किया। दोनों ने समर्थन नहीं किया। नहीं तो क्यों हो रहा है? तो आपकी अलायंस पार्टनर। भाई ठीक है, अलायंस पार्टनर है। शिवसेना का शुरू से एक स्टैंड है पाकिस्तान के बारे में। हम इसका समर्थन कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी समर्थन नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नहीं, पर ये भी हमने देखा कि शिवसेना ने कहा कि जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है वो अब अलग से लड़ना चाहते हैं। आपको कुछ तनाव नजर आ रहा है रिश्ते में? हो सकता है अलग से लड़े, इसमें क्या है। हम विधानसभा भी अलग अलग लड़ेंगे, तो आपको इसमें तनाव क्या बात है? भाई देखो, गठबंधन जबरदस्ती से नहीं होता है। अगर सीटों के अरेंजमेंट के बारे में दोनों पार्टियां अपने आप को ठीक प्लेस समझेगी तभी तो गठबंधन चलेगा। इसमें तनाव क्या है? पर आपको लगता है कि स्थिति ऐसी हो सकती है कि शिवसेना अलग हो जाए बीजेपी से सरकार में? देखिए, हम राजनीति में अगर मगर के आधार पर नहीं सोचते। जब इलेक्शन आएगा, दोनों पार्टियां बैठेगी, सीट पर चर्चा होगी, सीटों के बंटवारे पर चर्चा। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। नहीं, अभी कहाँ चुनाव है? तो साथ ही में रहेंगे शिवसेना आपके साथ? मैंने कहा जब बैठेंगे तब जो स्थिति होगी उस पर उस वक्त निर्णय करेंगे। अभी तो बिहार का चुनाव चल रहा है। पर आप ये कह रहे हैं कि जो इंक छिड़की जा रही है इससे आप बिल्कुल भी सहमत नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमने कहा है, मेरी पार्टी ने स्पष्ट किया। गुलाम अली का भी कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। मैंने कहा इस सभी बातों से भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल उसको भुना रहे हैं। वो कह रहे हैं आप दिल्ली में आइए, हम कराएंगे कॉन्सर्ट। बीजेपी के राज में नहीं होगा, केजरीवाल के राज में होगा। गुलाम अली अहमदाबाद में भी कर चुके हैं, गुलाम अली भोपाल में भी कर चुके हैं, गुलाम अली बहुत सारी जगहों पे कर चुके हैं। महाराष्ट्र से बिहार एक बार फिर से लौटते हैं। मोहन भागवत जी सरसंघ चालक साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो भी संघ की ही पत्रकार को, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। काफ़ी यहाँ पर प्रतिक्रिया हुई उस बयान को लेकर। नुकसान पहुँचा बीजेपी को? संघ की ओर से एक स्पष्टता जारी की गई है। मोहन जी ने अभी की व्यवस्था के बारे में कभी नहीं कहा। उन्होंने एक अलग प्रकार से अपना विचार रखा है जिसको तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने रखा गया है। और संघ की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी स्पष्टता भी हो चुकी है।
बहुत बात हो चुकी है, मतदाता जानता है। नहीं, पर इसको बार बार बुला रहे हैं, लालू भी बुला रहे हैं, नीतीश भी बुला रहे हैं कि अपर कास्ट पार्टी है और रिजर्वेशन पिछड़ों का ले लें। बुलाने दीजिए, निराशा हाथ लगी। आपको लगा कि कुछ जिस पार्टी का मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा पिछड़े मुख्यमंत्री जिस पार्टी के हो, उसको अपर कास्ट कैसे कहोगे? बुलाने दीजिए, निराशा हाथ लगी। आपको लगता है कुछ विलंब हो गया प्रधानमंत्री के क्लैरिफिकेशन में? करीब 10-12 दिन का गैप हो गया। मुझे लगता है लालू और नीतीश जी को मुद्दा समझने में विलंब हो जाएगा। बिहार के चुनाव का मुद्दा विकास है, बिहार में पानी नहीं पहुंचा है शुद्ध पीने का, वो है। 24 घंटा बिजली नहीं पहुंची, वो है। दवाखाने में दवा नहीं है, वो है। बिहार के बेरोजगारों को रोजगारी नहीं मिली, ये है। इंडस्ट्री आने में सबसे अंतिम नंबर है, वो है। ईज ऑफ बिजनेस में सबसे अंतिम है, वो है। मास कॉपी हो रहा है, वो है। मुझे लगता है उनको मुद्दा समझने में बड़ी देरी हो गई है, और जब तक समझेंगे वो जातियां गिनते रहेंगे, हम सीट लेकर सरकार बना लेंगे। लालू कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं अमित शाह। उन्होंने कहा कुछ, उन्होंने कहा कि कौन शैतान है जो मुझसे इस तरह की बात कहने की कोशिश करा। आप लोगों ने स्पीच में जाके कहा कि लालू कहते हैं उनके मुंह में शैतान घुस गया। आप ध्यान से जो सुना मैंने उनका बयान। सुन लीजिए तो अपने आप को मालूम पड़ जाएगा कौन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी जुबान में शैतान आ गया, उन्होंने कहा कौन शैतान है जो मुझसे हमने बोल रहा तो प्रिंट मीडिया में जो छपा था वो देख कर बोले। है। आपको लगता है कि इससे बहुत नुकसान हुआ, खासतौर से यदुवंशी समाज में? लालू इसका नुकसान होगा। लालू जी का देखिए, एक मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि गाय के मांस और बकरी के मांस में कोई अंतर नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत बहुत आघात पहुंचाता है समाज के एक बड़े हिस्से में। आपको लग रहा है कि यादवों का वोट कुछ टूट रहा है, या आपको लगता है कि सीधे सीधे यहाँ पर मुस्लिम यादव कुर्मी एक तरफ होकर देखिए बीजेपी को टक्कर दे? राहुल जी, आज भी मैं आपको भी गुजरात के चुनाव से ट्रैक कर रहा हूँ। मीडिया कितना भी प्रयास करे चुनाव को कम्युनलाइज करने का, मीडिया कोशिश करे जाति पर ले जाने का, जाति पर ले जाने का, मगर जाएगा नहीं, विकास करेगा। मैं मीडिया इसलिए कहता हूँ कि आपकी अब तक 12 मिनट का इंटरव्यू है, एक भी सवाल विकास का पूछा है आपने? कौन मुद्दे को चेंज कर रहा है? मीडिया ही तो कर रहा है। 12 मिनट में आपने एक भी सवाल बिहार की बिजली की स्थिति के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जंगल राज फिर से आएगा या नहीं आएगा, अपराध आएगा या नहीं आएगा, खून, अपहरण, फिरौती, बलात्कार होगा या नहीं होगा, एक भी सवाल आपने नहीं वो तो पूछा। आप स्पीच में बोल ही देखिए रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? दादरी पूछ रहे हैं, गाय पूछ रहे हैं, आरक्षण पूछ रहे हैं। कौन डाइवर्ट कर रहा है? मीडिया ही तो कर रहा है, आप ही तो कर रहे हैं। ये वो तमाम बयान है जो आरपी की पार्टी के नेताओं ने दिए। ना 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 ना, गाय का बयान किसने दिया? नहीं, पर बीफ लिंचिंग पर आपके नेताओं ने जाकर वहां पे इतने भड़काऊ बयान दिए, संजीव बालियान से लेके संगीत सोम तक, ये आप ही के पार्टी के नेता है ना सर? भैया वो उत्तर प्रदेश में दिया, हाँ। बिहार में गाय पर बयान किसने दिया? नहीं, पर यहाँ पर भी उसको बुलाने की कोशिश की गई तमाम बीजेपी नेताओं द्वारा। प्रधानमंत्री ने खुद अपने स्पीच में बोला। एक भी बार नहीं बोले। लालू के बोलने के बाद ये चर्चा शुरू हुई। बिहार की एक भी भाषण लालू जी के इंटरव्यू के पहले का निकाल कर आप मुझे दे दीजिए। हम कहीं नहीं बोले। आपको लग रहा है कि लालू और नीतीश का जो अलायंस है वो ठीक से चल नहीं पाएगा? ये आप लोगों का पहले का कैलकुलेशन था। आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ किस तरीके से वो कॉपरेट करके चल पा रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए ही अलायंस होता है, या बाद में कुछ चलाना भी पड़ता है। नीतीश जी का रिकॉर्ड है, अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार के साथ, पार्टी के साथ सरकार नहीं चला पाए, तो जिस लालू प्रसाद यादव को 20 साल तक जंगल राज कहकर जनता के बीच में एक्सपोज करने का काम किया, जिस कांग्रेस को युवानी के दिनों से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को लेकर नीतीश जी आगे बढ़े, आप मानते हैं ये दोनों के साथ उनका अलायंस चल सकता है? पर वो खुद ही कहते हैं कि पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। अब पॉलिटिकल अरेंजमेंट और अलायंस के बीच में मैं समझता हूँ कोई फर्क है। पर आप मानते हैं कि नीतीश के खिलाफ उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जैसी पृथ्वीराज चव्हाण के खिलाफ महाराष्ट्र में थी, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हरियाणा में थी? ये ज़्यादा मुश्किल चुनाव है आपके लिए? मगर नीतीश अकेले नहीं है। नीतीश के एक कंधे पर जंगल राज लेकर लालू बैठे हैं और दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला लेकर कांग्रेस बैठी है। नीतीश अपने आप को कैसे अकेले महसूस कर रहे हैं? पर लोगों को लगता है भैया कि चुनाव CM तो जीतने नीतीश के लिए बनेंगे। वोट चाहिए, और उनका जो
बड़ा ख्याति हुआ है, वो आपको नहीं चिपकेगा क्या? और वो लोग भी तो चिपकेगा। और लोग कहते हैं कि चलो सीएम तो नीतीश ही बनेंगे ना, मतलब उनको एक ये लगता है कि मतलब आप ये मानते हैं कि बराबरी का एक मतलब फाइट है यहाँ पे, कॉन्टेस्ट। यहाँ पर कोई फाइट नहीं कोई है। फाइट 18 तारीख को 2 बजे राहुल कमल आप मुझे फोन करना, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कोई अगर मगर नहीं है, और मैं 4 बार ऐसा कह चुका हूँ आपको, और चारों बार सच पड़ा। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि अमित शाह के लिए भी नाक का सवाल है। आपका री इलेक्शन है जनवरी में, उनको लगता है जो विरोध के स्वर दबे हुए हैं, अगर बीजेपी हार गई तो आपके लिए सब पंजे निकाल के खड़े हो। देखिए, मेरे लिए हर चुनाव नाक का सवाल होता है। मेरी पार्टी को जिताना ये मेरे लिए नाक का ही सवाल होता है। ये चुनाव छोड़ दीजिए, छोटे से छोटा चुनाव हो, मेरे लिए नाक का सवाल है। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पार्टी को विजय के रास्ते पर ले जाना मेरा काम है। आपको लगता है पीएम ओवर एक्सपोज हो गए कि एकदम आपने जिस तरीके से हर छोटी सभा में भी उनको उतार दिया, इतनी सारी आपने उनकी रैलियां कराई, अब अगर फर्ज कीजिए चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं गए तो पीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो जाए? राहुल जी, इस देश में एक बड़ा कालखंड आया जब पीएम ऐसे बने जिनकी जन स्वीकृति नहीं थी। क्या पीएम ने अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करना चाहिए? हमारे लिए राहुल जी, आप समझ लीजिए, चुनाव सिर्फ जय पराजय के लिए नहीं होता। मेरे सिद्धांतों का लोगों को परिचय कराना, मेरे एजेंडे का परिचय कराना, मेरी पार्टी का विस्तार करना, ये लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुनाव हमारे लिए जरिया है लोगों का संपर्क करने का, हमारे विचारों को लोगों के सामने रखने का, और अब तक जो किया है उसका हिसाब देने का। उसको आप जय पराजय के साथ मत जोड़िए। हम जर्नलिस्ट तो नहीं है ना, हम तो जनमत बनाने वाले हैं। हमारे लिए मौका है भारतीय जनता पार्टी के आधार को विस्तृत करने का, और जो प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, आज दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमें गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्यों नहीं जाएगा चुनाव के मैदान में? लोग वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं कि तो देश चलाने की जिम्मेदारी है, वो तो एकदम बिहार के मेन। बिहार देश में नहीं आता क्या? बिहार में अच्छी सरकार बनाना भी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। जब तक यूपी और बिहार में अच्छी सरकारें नहीं बनती, 10 डबल डिजिट ग्रोथ रेट आ ही नहीं सकता। देश की 30% आबादी और 28% भूभाग को छोड़कर देश विकास नहीं कर सकता। आपकी हम स्पीचेस सुन रहे थे आज दिन में, आपने जगह जगह ये कहा कि अगर आपको बिहार का विकास कराना है तो बिहार में भी वही सरकार होनी चाहिए जो दिल्ली में सरकार है। लोगों ने पूछा, वहीं पे एक जनता का बंदा नुमाइंदा खड़ा था, उसने कहा नहीं, गुजरात में भी तो विकास हुआ ही जब मनमोहन की सरकार थी, मोदी जी ने किया ना। तो कह रहे हैं कि ये आप क्यों जता रहे हैं कि बिहार का तब विकास होगा जब बीजेपी की सरकार होगी? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो बात सही है। मनमोहन की सरकार थी तब बहुत ऑड्स के बीच में भी, विपरीत परिस्थिति में गुजरात में विकास हुआ, मगर यहाँ पर सरकार थी ना नीतीश और लालू की 25 साल तक, हुआ क्या विकास? उसमें आप भी तो थे। देखिए, सरकार मुख्यमंत्री चलाते हैं। हाँ। और जब हम थे तब विकास का ग्राफ ऊपर था, अपराध का ग्राफ नीचे था। आज विकास का ग्राफ 33% नीचे आ गया है और अपराध का ग्राफ 37% ऊपर हो गया है। नीतीश कुमार की एक कैलकुलेशन है कि अगर किसी तरीके से वो बाजी मार गए तो मोदी के बाद देश के नंबर 2 पॉलिटिशियन बन जाएंगे। चलिए भाई, सबको गलतफहमी में रहने की छुट्टी होती है लोकतंत्र में। 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन कहाँ होगा वो मालूम पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने गुजरात के चुनाव को गुजराती अस्मिता का सवाल बनाया, नीतीश कुमार इसको बिहारी अस्मिता का, बिहार के गौरव का सवाल बना रहे हैं। एक तो उन्होंने डीएनए पर हमला किया, 1 लाख आपके डीएनए आए। अब वो कहते हैं कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, बाहरी नहीं बिहारी चलाएगा बिहार। मैं भी ये कहता हूँ, बिहार बाहरी नहीं चलाएगा, बिहारी ही चलाएगा। मगर नीतीश कुमार ऐसा मानते हैं कि वो अकेले बिहारी है क्या? नीतीश कुमार खुद को बिहार मानने लगे हैं क्या? बिहारी ही चलाएगा राहुल जी, मगर भारतीय जनता पार्टी का बिहारी चलाएगा। कौन बिहारी होगा? जो होगा वो तय करेंगे। इतने परेशान क्यों हैं आप? बता क्यों नहीं पा रहे कि कौन सा बिहारी होगा? नहीं, परेशान होने का सवाल नहीं है। अलग अलग बयान सुन रहे हैं। कहीं पर ये आया कि अपर कास्ट होगा, 70 टिकट आपने अपर कास्ट को दी, फिर बैकवर्ड्स में इसका रिएक्शन हुआ, फिर गिरिराज सिंह से बयान आया कि नहीं नहीं यादव होगा, फिर उसका भी खंडन हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको कह देता हूँ, ये अंतिम बात है, आप समझ लीजिए कि बिहार का मुख्यमंत्री हमारा चुना हुआ विधायक दल
और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेंगे और एनडीए के साथियों के साथ हम चर्चा करेंगे। कुछ तो होगा आपके जहन में। होगा तो भी मैं थोड़ी ना बता दूंगा तो आपको। मुझे लगा क्या पता ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए हम लोग को। यही लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है। लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होगा अमित शाह के लिए तय करना, क्योंकि जहां पर तय हुआ वहां पर दूसरी तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया है। चलो, लोगों ने ये तो मान लिया कि सरकार बन रही है। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि विकास की बातचीत नहीं हो रही। अगर हम विकास की तरफ ध्यान देते हैं, नीतीश कुमार ने जो पिछले 10 साल सरकार चलाई, जिसमें आप भी कई साल जुड़े हुए थे, उससे अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जुदा कैसे होगी? बहुत फर्क पड़ेगा। जब हमारी सरकार चल रही थी तब ऊपर हमारी अनुकूल सरकार नहीं थी। अभी ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो झगड़ा नहीं होगा। मान लीजिए अभी हमने 1,25,000 करोड़ का पैकेज और 40,000 करोड़ रुपया चालू योजनाओं के लिए दिया। 1,65,000 करोड़ रुपया दिया है, जो बिहार के बजट से 3 गुना ज्यादा है। नीतीश कुमार ने कहा कि रीपैकेजिंग हो रही है, बहुत यही तो 93,000 करोड़ तो पहले से ही है। यही तो कह रहा हूँ ना, इसका धन्यवाद करने की जगह आप बहाने बनाएंगे और योजनाओं को नीचे तक नहीं पहुंचने देंगे तो विकास नहीं होगा। एक ऐसी सरकार आएगी जो योजनाओं का स्वागत करेगी और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगी तो जरूर विकास होगा। अभी एक स्ट्रीम चल रहा है, आपने देखा होगा। अब एडवांस में ही ठेके के सामने पैसे ले रहे हैं भैया। सरकार तो बनी नहीं, बनने के पहले ही बेचने का काम कर रहे हैं, तो कैसे विकास होगा? जेडीयू वाले कह रहे हो तो आप ही ने करा है, बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, ऐसा है क्या? मगर घूस ली है या नहीं तो ली? ली है, कैमरे पे पकड़े गए। तो आप मुद्दा घूस को बनाओ ना। आपकी मुद्दा किसने बना है, इस पर आप नीतीश का एजेंडा क्यों पकड़ रहे हो भाई? घूस है या नहीं है? घूस तो है, कैमरे अंदर पे- अंदर कहते हैं कि समान विचारधारा वाले और 5 मंत्री है। नीतीश कुमार है, वो 5 मंत्री के नाम तो बता दे। कैसे कह सकते हैं नीतीश जी कि मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? नीतीश कहते हैं मैंने कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि वसुंधरा पे कार्रवाई नहीं हुई, नहीं, मगर सुषमा पे बाकी कार्रवाई के 4 नहीं हुई, बाकी हमने के फौरन कार्रवाई की। बाकी के 4 को तो ढूंढिए। मुझे पता पकड़ने जाने कौन है, वो कह रहे हैं कि हमें वो तो पूछे ना आपको उनके। लगता है कि इससे इनकी इमेज खराब होगी नीतीश की? इमेज का अब सवाल नहीं, इतना समय ही कहाँ बचा है। बिहार की जनता को एक परिचय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अलग होने के बाद कैसे सरकार चले। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपके घोर विरोधी रहे संजीव भट्ट की जो एक अपील थी उसको खारिज कर दिया। वो चाह रहे थे कि आपको इम्प्लीड किया जाए, आपको केस में जोड़ा जाए, जो उन्होंने ईमेल्स डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लीगल विजय है आपके लिए? देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझ पर केस वैसी बहुत सारे लोगों की इच्छा है। देश में कानून का राज है, जब उनसे बन पड़ता था तब करे भी है। अंततोगत्वा न्यायालय ने फैसले भी दिए हैं। ऐसे होता रहता है राजनीति में, उसमें मैं जय पराजय नहीं मानता। लीगल मैटर है, उस पर मैं कोई टिप्पणी भी करना नहीं चाहता। उनकी जो बेल की हियरिंग थी उसमें भी उनके खिलाफ नेगेटिव फैसला आया। भैया, गुजरात के एक कोने में कोई केस चल रहा है, उस पर मैं क्यों टिप्पणी करूँ? नहीं, चलेगा, क्योंकि- न्याय कानून का काम करेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल से ग्रीन पीस तक कई लोगों के ये सुने कि उनको लग रहा है कि जो मोदी जी के विरोधी हैं, जो अमित शाह के विरोधी हैं, उनके बुरे दिन आ गए, उनके खिलाफ विछन शुरू। नहीं, आपको देश की जुडिशरी पे भरोसा है या हमें तो है नहीं? तो रखिए। नहीं, उनको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऐसा मगर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करने के बाद कहाँ रखेगी? यूनिवर्सिटी के पास। तो जुडिशियल को इवेल्युएट करने दीजिए ना। अच्छा, चलिए, खत्म करने से पहले अमित शाह जी ये बताएं, लंबा दिन आपके लिए रहा, अलग अलग जगह पे आपने कैंपेन किया, ये जो आपका नया स्वरूप है, क्योंकि पहले जब हमने आपको देखा आप हमेशा कहते थे कि मैं बैकरूम बॉय हूँ। अब बैकरूम मैंने ऐसा नहीं कहा, मीडिया के लोग कहते हैं। नहीं, जब आपकी मेरी गुजरात में मुलाकात हुई तो आपने कहा कि मैंने हमें कहा मैं काम भाषणबाजी- करने वाला आदमी मुझे हूँ। याद है, आपने कहा कि भाषणबाजी नहीं, हमें पीछे रह के आपने एक्सेल शीट दिखाई, बोला कि यहाँ पे काम। अब आप बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं, आपका एक नया पॉलिटिकल एवोल्यूशन सा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, अभी मेरी जिम्मेदारी में बदल हो गया है। गुजरात में जब था मेरे सिर पर संगठन की जिम्मेदारी थी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मुझे कैंपेन लीड करना है। मोदी जी कैंपेन को लीड करें, मैं उसको यहाँ रहकर यहाँ मेरे साथियों के साथ गति देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी लोग कह रहे हैं कि है। रोल बदलता है, पार्टी मेरा रोल अलग तय करती है तो मेरा काम की आपके विरोधी बदल। कहते हैं कि इतने नर्वस हैं कि तंबू गाड़ के बैठ गए हैं बिहार में। नहीं, मैं हमेशा, देखिए, चुनाव मेरे लिए सीखने का भी मौका होता है। क्या सीखा आपने बिहार के बारे में? बहुत मतलब किस तरह से गलत मुद्दों पे जा सकते हैं, जाते हैं तो हार जाते हैं। वो सबसे बड़ा लेसन मैंने नीतीश जी के अभी सीखी है। क्या भूल की नीतीश ने? गलत मुद्दे पे जाना, चुनाव को जाति पे ले जाना, चुनाव को कम्युनल बनाने का प्रयास करना, गलत प्रकार से गठबंधन कर देना। क्या आप ये मानते हैं कि बिहार में जो जीतेगा
देश की राजनीति अब यहाँ से क्या दिशा पकड़ती है, उसमें ये बहुत अहम होगा फैसला। देखिए, देश की राजनीति के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर चुनाव के अपने इफेक्ट्स होते हैं। क्या ये खास तौर से महत्वपूर्ण? पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है कि पूर्व में विकास हो, हमारा प्रयास है पूर्व में हमारी पार्टी का विस्तार हो, हमारे विचार की स्वीकृति बढ़े। अगर पूर्व में ये बड़ी एंट्री होती है तो आने वाले चुनाव के लिए निश्चित रूप से हमें फायदा। मुलायम सिंह आजकल आप पे इतने नरम क्यों? नरम नहीं है। देखिए, मुलायम सिंह मूलतः कांग्रेस के विरोध में काम करने वाले शुरू से व्यक्ति हैं। नीतीश और लालू जी भी थे, इन्होंने सत्ता के लिए समाधान कर लिया कांग्रेस से। मुलायम जी नहीं कर। मुलायम जी भी तो उसमें इन्वॉल्व थे जब वो महागठबंधन बन रहा था। ना, जनता परिवार तक ही सीमित रहे। जैसे ही कांग्रेस के साथ बैठे उन्होंने अपने आप को अलग। लोग कहते हैं कि यादव डायरी से इसका लिंक, वो बेचारे डर से गए। चलिए, अब आप मुलायम जी का एक्शन आपके सामने है, मीडिया के लोग उसकी विश्लेषण करें। आपको लगता है कि ओवैसी के आने से कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए, हमने बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। हर एक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का, अपना चुनाव लड़ाने का, अपनी पार्टी को लोगों के बीच में ले जाने का अधिकार है। मैं मानता हूँ वो भी वो कर रहे हैं। बिहार की जनता तय करेगी कौन अच्छा करेगा। आखिर में ये बताएं, क्या ये चुनाव खत्म हो चुका है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आखिरी मोमेंट तक बॉल कहीं पे भी जा सकती है। मेरे हिसाब से जनता ने निर्णायक फैसला ले लिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत और एनडीए को 2/3 बहुमत देना चाहती है। और मेरा अब तक का जो अनुभव है, इसके आधार पर मेरा विश्लेषण है कि जनता निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। चलिए अमित शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी अमित शाह से आज की खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।